शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यह बात भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत पहले कह दी थी। लेकिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, अभी तक हम इसका अगर अंदाजा लगाते हैं तो अब उसकी सच्चाई जानने का समय आ चुका है। क्योंकि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है 233 पेज की, जिसमें कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या उसके हालात हैं, कहां पे उसमें कमी है, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है और सच्चाई क्या है, वो सब कुछ उस रिपोर्ट में मिलेगा, जो कि एक सरकारी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में एक लंबा समय मिला है और एक लंबी जानकारी उसमें समझ में आ रही है। तो आप चाहे यूपीएससी या पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप एक आम नागरिक हैं, तभी आपको इस देश की शिक्षा व्यवस्था के हालात पता होना चाहिए, क्योंकि आपका भी एक परिवार भी है और परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं और वो बच्चे इस देश का भविष्य है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि रिपोर्ट कौन लेके आया है, नीति आयोग लाया है। और जैसे कि 2047 में भारत के आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस दौरान के लिए एक लक्ष्य तय किया गया है विकसित भारत 2047 का। तब तक में हमारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इसका इंतजाम करने के लिए इसमें बहुत सारी सलाह भी है। 33 सिफारिश दी है, उन 33 सिफारिश को मान लिया जाए तो व्यवस्था बेहतर हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि ये रिपोर्ट क्या 1-2 साल की है तो नहीं है, 2014-15 से 2024-25 यानी कि 10 वर्षों की रिपोर्ट है। अब 10 वर्षों की रिपोर्ट में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, स्कूलों की स्थिति क्या है, स्कूलों में बच्चों की स्थिति क्या है, स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति क्या है, व्यवस्था कैसी है, सब कुछ इसमें मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी। एक तरह से हम कह सकते हैं भारतीय शिक्षा का हेल्थ चेकअप है, क्योंकि बहुत सारे पैमानों पर जांचा और परखा गया है इस रिपोर्ट को। अब यहाँ पे बात की जाए कि इस रिपोर्ट को बनाने में सहायता किससे ली गई है, तो 4 अन्य प्रकार की रिपोर्ट से सहायता ली गई है, जिसमें से 3 भारत सरकार की रिपोर्ट है और एक जो है एक एनजीओ जिसका नाम है प्रथम, जो कि बहुत ही स्पेशल, हम कह सकते हैं खास प्रकार की रिपोर्ट बनाता है, जिसका नाम है ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट आप पढ़ते भी होंगे, सुना भी होगा। असर रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति बताती है, साल 10 साल इसकी रिपोर्ट आती है। बाकी 3 की बात करें तो UDISE यानी कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस ये हो गया। दूसरा परख रिपोर्ट है, समग्र विकास हेतु ज्ञान मूल्यांकन। और तीसरा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब ये चारों का काम क्या है, देखिए UDISE प्लस का काम क्या है, स्कूलों की गिनती, स्कूलों में कक्षाओं की गिनती, स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी उसमें स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी गिनती। और परख क्या करेगी, परीक्षा का स्टैंडर्ड क्या है, पूरे देश में स्कूलों में जो एग्जाम होते हैं उसका स्टैंडर्ड मापने का काम परख करती है। और NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का काम क्या होता है, रिपोर्ट को वह सरकार कराती है बच्चों का स्कोर चेक करने के लिए, मतलब जो उनकी क्लास में जो वो हैं, उस क्लास की स्थिति में उनका कैसा परफॉर्मेंस है, तो वो टेस्ट होता है, वो परख करती है। और एक असर रिपोर्ट जो मैंने कहा एनुअल रिपोर्ट है, एनजीओ प्रथम तैयार करता है। अब यह क्या करता है, बच्चा कितना पढ़ सकता है या नहीं। जैसे कि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे भी मामले देखने को मिले हैं कि कोई बच्चा 8वीं क्लास में, अब वो 8वीं क्लास में है, ठीक है, लेकिन वो दूसरी क्लास का, कक्षा 2 का भी पढ़ नहीं पा रहा है, यानी कि 8वीं क्लास का होकर दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। दूसरी तरफ नास रिपोर्ट NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जब स्कोर टेस्ट लेती है तो ये देखती है कि बच्चा जिस क्लास में उतना उस हिसाब से सिलेबस के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें जैसे कि 84 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8वीं का बच्चा ये नहीं बता पा रहा है। इस प्रकार की चीजें NAS से पता चलती हैं और असर से पढ़ पा रहा है कि नहीं, तो ये पता चलता है। तो ये चारों रिपोर्ट से ही बहुत सारे मिलाकर के एक समग्र रिपोर्ट ये बनी है। और इस रिपोर्ट का नाम अगर आपको आइडिया लेना है तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहेंसमेंट, इस रिपोर्ट का नाम है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं आंकड़ों की शुरुआत से। हम बहुत सारे आंकड़े देखने वाले हैं, बड़े रोचक आंकड़े देखेंगे। हम देश में उन राज्यों और उन आंकड़ों को भी देखेंगे जो हमारी उपलब्धि दिखाते हैं, और आंकड़ों को भी देखेंगे जहां पे हम और पीछे जा चुके हैं पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, जहां हम पहले थे। अगर हम और ध्यान देते तो और बेहतर हो जाते, लेकिन हुआ ये कि हम वहां से पीछे हो गए, यानी कि कुछ कमियां रही हैं। रिपोर्ट जो है वह बहुत ही तटस्थ तरीके से काम कर रही है।
तो कुल विद्यालयों की संख्या बताई है 14.71 लाख। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के आसपास हम देखें तो हमारे देश में स्कूल है और यहाँ छात्रों की संख्या 24.69 करोड़। दुनिया भर में कई ऐसे देश होंगे जितने टोटल आबादी नहीं होती होगी, उतने हमारे देश में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ब्राजील जैसे देश की आबादी भी हमारे देश के स्कूल जैसे बच्चों की कुल आबादी से कम दिखाई देगी। कुल शिक्षक की ही हम बात करें तो हमारे देश में जितने टीचर हैं उतने तो दुनिया में कई देश होंगे जहां आबादी नहीं होगी, 1.01 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पे बात यही है, यही रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे शिक्षकों की संख्या कम है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे पूरे प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक है और कई स्कूल तो ऐसे हैं कि वहां प्राथमिक विद्यालय है, एक शिक्षक एटलीस्ट है, लेकिन विद्यालय में एक भी विद्यार्थी बिल्कुल नहीं है। और उसमें अग्रणी राज्यों में एक तो पश्चिम बंगाल भी है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल का नाम आपको 2-3 बार सुनने को मिलेगा आंकड़ों में, केरल का नाम मिलेगा, कुछ और राज्यों का नाम मिलेगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए हमें ना कुछ फैक्ट भी इस रिपोर्ट में ना हमारे देश की आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था में साल दर साल कुछ अपडेट करने के लिए प्रयास हुए हैं। उन प्रयासों के भी नाम आ गए हैं जो कि अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें मुदालियर आयोग की तो यहाँ पे लक्ष्मी स्वामी जो मुदालियर हैं, अब यहाँ पे एग्जैक्टली नाम मुझे मिस हो रहा है, लेकिन मुदालियर जो थे वो अध्यक्ष थे इस आयोग के। और 1952 में इन्होंने जो कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा को लेकर के यहाँ पे प्रमुख जो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन हम कहेंगे वो देने का काम किया। और इसके अलावा हम अगर देखें तो जो अगले हैं लक्ष्मण स्वामी, हाँ, और कोठारी आयोग जो थे वो यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए जो रिकमेंडेशन थी वो इनके द्वारा दी गई। तो माध्यमिक शिक्षा हर जो स्कूल है उसके लिए मुदालियर आयोग और संपूर्ण 1 से 12 तक के लिए कोठारी आयोग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 ये देश की पहली शिक्षा नीति थी। अब देश में उसके बाद फिर पहली के बाद दूसरी आती है 1986 में, तो 68 से थोड़ा सा घुमा दिया, 86 दूसरी आ गई, याद रखिएगा। मिड डे मील स्कीम आती है 1995 में, फिर उसके बाद 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आता है। फिर शिक्षा का अधिकार हमारे पास जो था नीति निर्देशक तत्व में दिखाई देता था वो एक फंडामेंटल राइट बनता है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है और 14 साल तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में बन जाता है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आती है, 5+3+3+4 का ढांचा आता है। फिर उसके बाद निपुण भारत आता है। फिर उसके बाद अभी ये नीति आयोग की जो वर्तमान में रिपोर्ट आई है ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इसने 10 सालों का डेटा दिया है और उन 10 सालों को डेटा को बनाने में अपने ऊपर नहीं बल्कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे डिपेंड रही है। अब यहाँ पे रिपोर्ट किन स्कूलों की बात करती है। मैंने आपको स्कूल बताए थे 14.71 लाख, तो क्या वो सिर्फ सरकारी स्कूल थे, केंद्र के थे, राज्य के थे? तो सभी प्रकार के स्कूलों का उनमें नाम आ जाता है। अब सरकारी स्कूलों की बात करें तो उसमें से 49.29% 2024-25 की स्थिति में सरकारी हैं। फिर उसके बाद हम देखें सहायता प्राप्त निजी और सरकारी अनुदान वाले 7% के आसपास है। फिर निजी मान्यता प्राप्त जैसे डीपीएस हो गया, रियान हो गया, इस प्रकार के 44.01% हो गए। और जो कुछ अन्य बच्चे जैसे अल्पसंख्यकों से संबंधित मदरसा वगैरह हो गए तो बाकी में आ गए। तो ये कुल मिला के वही संख्या हो गई आपकी 14.71। अब यहाँ पे पिरामिड की एक समस्या इसमें बताई। इस पूरी रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण समस्या के रूप में ये पिरामिड की समस्या है, उसको बड़े ध्यान से समझिए। देखिए हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक पिरामिड अपने आप बन जाता है। मैं और अच्छा पिरामिड बनाने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपको भाव पकड़ना है। देखिए अब ऐसा मान लीजिए पिरामिड है, तो शुरुआत में हम देखें जो प्राथमिक शिक्षा की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो 7.3 लाख स्कूल है कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए। ऊपर जाएंगे तो हम जितने ही क्लास दर क्लास ऊपर जाएंगे स्कूलों की संख्या कम होती जाएगी। उच्चतर प्राथमिक यानी कि 6वीं से 8वीं में अगर हम जाएंगे तो स्कूलों की संख्या और कम हो जाएगी। फिर कक्षा माध्यमिक में जाएंगे 9वीं से 10वीं में तो स्कूलों की संख्या और कम हो जाएगी। और उसके बाद जब उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी में पहुंचेंगे तो 1.61 लाख स्कूल, 1.664 लाख स्कूल। तो आप देखें कि 7.3 लाख प्राइमरी में,
अब आप देखिए जो आंकड़े मैंने दिखाए थे 14.71 में, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 7.3, यानी कि आधे स्कूल तो सिर्फ प्राइमरी के ही हैं इस देश में कुल स्कूलों में, और बाकी आधे में बाकी प्राइमरी के ऊपर की जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो सब में है, और उसमें भी ऊपर जाते जाते सिर्फ 1.64 लाख बचते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है इस देश की शिक्षा व्यवस्था में, जो स्कूल है उनके नंबर को लेकर के। नंबर टोटल में तो ज्यादा लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते जाते हैं तो कम हो जाते हैं। यही वजह है कि प्राइमरी आसपास है, फिर उसके बाद उससे ऊपर हम देखें उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर उच्चतर माध्यमिक, तो स्कूल दूर होते जाते हैं, लोगों के नजदीक नहीं। यानी कि आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि एक ऐसी ट्रेन है जिसमें पहले तो सब एक साथ चढ़ते हैं, अब उसके बाद हर अगले आने वाले स्टेशन पे कुछ लोगों को उतार दिया जाता है, क्योंकि आगे जो है डब्बे कम है, या फिर कोई आगे उन डब्बों में पहुंच नहीं पा रहा, उनकी पहुंच से दूर है वो डब्बे। अब हम यहाँ पे देखें तो पलायन, ड्रॉप आउट क्या स्थिति है। अगर प्राथमिक विद्यालयों में देखें तो 0.3% के ड्रॉप आउट है, यानी कि 5वीं तक की पढ़ाई में हम देखें तो 100% के पास लगभग पहुंच ही गए हैं। यानी कि लगभग सारे बच्चे जो भी किसी गांव में होंगे वो प्राइमरी शिक्षा ले रहे हैं, कहीं भी है प्राइमरी शिक्षा लगभग ले ही रहे हैं, बहुत 0.3% ही नहीं ले रहे हैं। उच्चतर जो प्राथमिक है तो 8वीं तक की स्थिति में 3.5 तक का ड्रॉप आउट दिखाई देता है, और माध्यमिक में यानी कि 9th 10th तक में 11.5% तक का ड्रॉप आउट है। यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो 11th 12th का एजुकेशन है, उस 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए तक में 11.5, यानी कि हर 100 में 11.5 बच्चे वहां तक जा ही नहीं रहे हैं, वहां पे उसके पहले उनका ड्रॉप आउट हो चुका है माध्यमिक के दौरान ही। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब उसके बाद हम आगे देखें, सर्वाधिक ड्रॉप आउट माध्यमिक स्तर में जो हमें दिखाई देते हैं वो कहां दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे जहां ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो तो हमने एवरेज देखा था कि 11.5% है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, 20% के पास। फिर अरुणाचल प्रदेश दूसरा, कर्नाटक तीसरा, असम चौथा, मिजोरम मेघालय 5वां 6वां, और उसके बाद 7वां मध्य प्रदेश, गुजरात 6वां। अब उसके बाद सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य जहां पे ड्रॉप आउट कम है माध्यमिक शिक्षा 9-10 के दौरान सिर्फ 2% का ड्रॉप आउट मिलता है, यानी कि बाकी हायर सेकेंडरी में जाते हैं। झारखंड में 3.5, केरल में 4.8। यार एक पार्टी ड्रेस चाहिए थी, फ्लोरल टाइप्स, नॉट टू महंगी। और दिखाओ trendy styles, और दिखाओ। Keep showing. Wow, viral makeup. I want. अच्छे brands in my budget. बजट में मेरे और दिखाओ, और दिखाओ। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon और दिखाओ। तो ये बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के शासित प्रदेश हैं। अब उसके बाद GER, अब ये सकल नामांकन अनुपात, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। तो इसका मतलब यह है कि प्राथमिक शिक्षा के दौरान जो है, इसका GER का पहले मोटा मतलब समझिए। GER का मोटा मतलब ये है किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है उससे संबंधित जो भी स्कूल होगा वहां पे उसके आसपास के एरिया का, तो उस एरिया, उस स्कूल के लिए जो आसपास एरिया माना गया है, उस एरिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक विद्यालय में होना चाहिए था, और वो प्राथमिक विद्यालय में हैं, तो वो जो प्रतिशत होगा वो पता चलेगा। तो जितने हैं, जितने उस गांव में हैं और जितने उनको होना चाहिए, तो जितने उस गांव में हैं लेकिन उन सबको होना चाहिए था, लेकिन उन सब में कुछ ही है जो उस स्कूल में होंगे। तो ये जो परसेंटेज निकलेगा तो वो 100% है कि सबके सब जितना उस एरिया में होने चाहिए थे, गांव शहर जो भी हो, वो सब स्कूल में है। और लेकिन उच्च प्राथमिक में क्या है, किसी एरिया में 6वीं से 8वीं तक के लिए जो भी उम्र के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 6वीं से अगर 8वीं का समय तय है तो 11 से 14 वर्ष की आयु के जितने उस एरिया में बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चों का स्कूल में एडमिशन है 90% का।
फिर उसके बाद 78.7 है माध्यमिक के लिए, 9-10 के लिए। उच्चतर माध्यमिक के लिए है 58.4। तो 58.4 मतलब कि किसी जगह, किसी एरिया में अगर 100 बच्चे जिन्हें हायर सेकेंडरी एजुकेशन में 11-12 में होना चाहिए था, उनमें से 58.4 बच्चों का एडमिशन स्कूल में है उस एरिया में। तो ये जो है अभी भी स्थिति को दिखाता है कि हमारे लक्ष्य में हम प्राथमिक के स्तर पे तो हम आंकड़े को अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन हमें आगे एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करना है। फिर उसके बाद बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं, हम कुल मिला के देखें तो जो हमने ड्रॉप आउट देखा और उसके बाद सकल नामांकन अनुपात देखा, यानी कि जो नामांकन है वो जितना होना चाहिए और जितना है उसमें जो अंतर दिखता है, उसके पीछे के अंतरों को कारणों को समझे तो सबसे बड़ा कारण देश में है वो है आर्थिक तंगी। अगर आप देखें तो जो राइट टू एजुकेशन आया तो उसमें निःशुल्क शिक्षा की बात हुई। तो निःशुल्क शिक्षा जो दिखाई देती है वो उच्च प्राथमिक शिक्षा तक दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद की स्थिति में 14 वर्ष के तक तो मुफ्त है, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि उसमें पैसे लगने लगेंगे, आर्थिक दबाव है इस देश की बड़ी आबादी में, तो शायद वो एक दबाव का कारण बनता है। श्रम बल में जल्दी प्रवेश, यानी कि जहां हमारे देश में आर्थिक विषमता है, जहां आर्थिक रूप से सक्षम परिवार, जो ज्यादातर परिवार ऐसे ही देश में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो परिवारों को स्थिति में ऐसा है कि उन्हें क्या कराया जाता है, वो थोड़ी अर्निंग करने लगे, पैसे कमाने लगे, तो उन्हें श्रम बल में शामिल कर लिया गया। तो ऐसे 15-16 साल का बच्चा क्या करेगा, कमाने लग जाएगा, ना कि स्कूल जाएगा। और ऐसे आपके कई फिल्मों में क्या आपने हकीकत में उदाहरण देखे होंगे, आपके सामने आपने उदाहरण देखे, आपने कैसे मील देखे होंगे, आपने देखा होगा कोई सपने के लिए पढ़ रहा है और कोई सो भी नहीं पा रहा है, काम कर रहा है। तो सामाजिक दबाव की बात करें तो होता ये है ना कि अब ये भी दबाव रहता है कई लोगों को, जैसे महिलाओं को, जो लड़कियों को लेकर के, कि एक पूर्व प्राथमिक तक ठीक है, उच्च प्राथमिक तक तो ठीक है, उच्च प्राथमिक के बाद अब माध्यमिक स्कूल थोड़ा दूर है और उच्चतर माध्यमिक थोड़ा और दूर है, तो आगे नहीं भेजना है, शादी कर देनी है समय से। तो एक चिंता भी है परिवार को, सुरक्षा की भी चिंता है, और उसके बाद एक सामाजिक सोच की भी दबाव रहती है, और दूसरी बात यह है कि उन्हें घरेलू उत्तरदायित्व में लगाने का प्रयास फिर दिखाई देता है। हालांकि हम देख रहे हैं बड़े स्तर पर, बड़े शहरों में वो चीजों में हम लैंगिक समानता को आते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम पूरे देश के जब आंकड़ों पे बात करेंगे तो हमें बाकी ओवरऑल पे बात करना होगा, तो वहां पे ये कारण भी फैक्टर है जो काम करता है। स्कूलों की दूरी, जैसे मैंने आपसे बताया था, वो दूर होना एक बड़ा मैटर हो जाता है, और ढांचे कहीं कहीं पर ऐसे स्कूल हैं, स्कूल तो हैं लेकिन छत नहीं है, छत तो है लेकिन न जाने कब गिर जाए, छत भी है, दीवार भी है, दरवाजे और खिड़की ही नहीं, या बिजली नहीं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सुविधाएं नहीं है, वहां पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की नहीं है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के चलते भी, दिक्कतों के चलते भी जो है शिक्षा छूट जाती है। अब बात करते हैं पठन क्षमता में गिरावट। जैसे मैं कहा था, कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि कक्षा 8 के बच्चे जो कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाए, ऐसे 2014 में हम देखें तो 74.7 के आंकड़े मिलते हैं, और फिर उसके बाद 2024 में 71.1 के आंकड़े मिलते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, थोड़ी सी डराने वाली है। फिर गणित में स्थिति अगर हम देखें तो मैंने क्या कहा था कि कक्षा 8 के सिर्फ 45.8 बच्चे मूल डिवीजन भाग हल कर पाए, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे कि 84 में 4 का भाग करना है, तो कक्षा 8 के सिर्फ 45.8 बच्चे ही इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। फिर उसके बाद कक्षा 5 के 35% बच्चे जो निजी स्कूल के कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाए। तो आप देखें कि सरकारी स्कूल की तरफ एक तरफ ये आंकड़े इशारा करते हैं कि वहां पे समस्या है, लेकिन दूसरी तरफ कक्षा 5 के 35% बच्चे जो प्राइवेट स्कूल के हैं वो भी कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि निजी स्कूल भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, या एटलीस्ट उस आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, जिसे नॉर्मल माना जा रहा है। अब उसके बाद हम शिक्षकों का संकट देखें तो 1.04 लाख स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक है, यानी कि हर 14 में से एक स्कूल ऐसा है जहां पे सिर्फ एक शिक्षक है।
यानी कि अगर आप एक रोड से निकल रहे हैं, 13 स्कूल क्रॉस हो गए, तो एक 14वां स्कूल हर बार आएगा जहां पे सिर्फ एक टीचर मिलेगा, चाहे कितनी भी क्लास है वहां पे, कितने भी बच्चे हों। तो एक साथ में वो अलग अलग क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे पॉसिबल है, कैसे सिलेबस कवर करेगा, कैसे उसमें बेसिक ज्ञान देगा, ये चिंता है। और 14% इनके शिक्षण दिवस, लगभग 28 दिन ऐसे होते हैं शिक्षकों के देश में, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कह रहा हूं, लगभग सारे देश में, जहां पे उनकी ड्यूटी सरकारी काम में लगती है। जैसे अभी हम हाल फिलहाल में कहें तो जनगणना में ड्यूटी लगी है, लेकिन ज्यादातर जनगणना इस बार कैसे दिखाई दे रही है कि जो उनकी जिस टाइम पे उनके समर वेकेशन है उस टाइम पे है ज्यादातर लोगों की, या फिर भी बहुत सारी ड्यूटियां लगती रहती हैं, चुनावों में हम देखें तो लगती रहती है। तो उस वजह से साल में अगर 200 दिन स्कूल है और उसमें से 28 दिन, लगभग एक महीना अगर उनका ड्यूटी में जाता है, कुछ अतिरिक्त कामों में जाता है, जैसे जहां जिन स्कूलों में एक ही टीचर है वही रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, वही मिड डे मील देखेगा, वही अलग अलग कक्षाओं पढ़ाएगा, तो कैसे पॉसिबल है? वही मीटिंग के लिए हो सकता है उन्हें बुला लिया जाए, तो कैसे पॉसिबल है? तो बिहार में 2.08 लाख ऐसे स्कूल हैं जहां पे स्थिति जो है, जहां पे हम कह सॉरी 0 लाख स्कूल नहीं, 2.08 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। शिक्षक चाहिए। अब इस तरह से अगर आप देखें तो 2.08 लाख भविष्य के लिए वैकेंसी है बिहार में टीचर के लिए। ये निकाली नहीं गई, ये वैकेंसी है, मतलब कितनी आवश्यकता है हम वो समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या क्या कमी है, अभी तो हमने चिंताएं देखी, कमियों को देखते हैं कि बिजली रहित स्कूल जो है देश में 1.19 लाख है। अब आप सोचिए, गर्म पंखा नहीं है, एसी तो दूर की बात है, मतलब बिजली नहीं तो पंखा नहीं है, पानी पीने का नहीं, 14,505, यानी कि पानी की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है बच्चों को। तो कितना आएंगे, कैसे आएंगे? हाथ धोने की जगह नहीं है, साफ सफाई नहीं है, 50 से कम छात्र हैं 1/3 स्कूल में। फिर यानी कि टोटल जितने स्कूल हैं 1/3 उसमें से 50 से कम छात्र, यानी कि आप देखें तो छात्र छात्रा दोनों आ जाएगा मतलब। और 0 स्टूडेंट स्कूल, मैंने आपसे क्या कहा था कि इस देश में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक तो है, स्टूडेंट नहीं है 7,993, और इसमें भी 0 स्टूडेंट स्कूल में जो राज्य टॉप करता है वो है पश्चिम बंगाल, 3,812, यानी पूरे देश में 7,993 में 3,812 पश्चिम बंगाल से, जहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है, टीचर है पढ़ाने के लिए खड़ा है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है, एडमिशन नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ तेलंगाना है 2,245, यही दोनों मिलकर एक बड़ा आंकड़ा 7,993 का तैयार करने में मदद कर रहे हैं। फिर सरकारी विद्यालयों में जो पलायन की स्थिति देखने को मिली है, अब देखिए 2005 में ये बताया गया कि क्या था, 71% बच्चे जो थे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो बचे कितने, 29% कहां थे, निजी स्कूल में। अब उसके बाद 2024 में 49% सरकारी में चले गए, और उसके बाद बाकी के 51% निजी में आ गए। यानी कि अगर दो ही लोगों के बीच में अगर मैच चल रहा है, सरकारी और निजी, तो निजी पीछे था और अभी सर निजी आगे हो चुका है, 49 और 51 50+ जा चुके हैं निजी के पास में। अब लैंगिक समानता, बालिकाएं अब लड़कों से बेहतर स्थिति में हैं, ये भी बताती है, यानी कि रिपोर्ट सिर्फ चिंताएं नहीं बताती, क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही है हमारी एजुकेशन की पूरी व्यवस्था को दिखा रही है। तो चिंताओं के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं, वो भी देखने को मिलेंगी। Every big thing started as a thought no one took seriously. A 2 AM voice note, a sketch no one asked for, a what if that won't quit. Architecture, interiors, fashion, games and animation, UI and UX, not just subjects, they are how the world gets shaped. At KR Mangalam, we don't do sit down and repeat. We do break the brief, question everything, make it real. Your ideas, they don't select us here. They shift. The world doesn't need more design students. It needs the one who can change what design even means. That's you. KR Mangalam University. Design your era with School of Architecture and Design. Tu trae goles. Tu trae goles. Chips baby, हमरो के। Tu pasa adrenalo. यार तहार बैंक स्टेटमेंट इतना लाइट कैसे?
यूपीआई लाइट से। यूपीआई लाइट में बस एगो राशि डाली और बैंक स्टेटमेंट में हर छोट ट्रांजैक्शन के एंट्री से मुक्ति पाएं। यूपीआई लाइट, लोड मत की। देखने को मिलेंगी। तो हम अगर देखें प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जो संक्रमण दर है, यानी कि कितने लोग वहां से प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की तरफ बढ़े, तो अगर 91.5% बच्चे जो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की तरफ अगर गए हैं, तो उनमें लड़के अगर 91.5 हैं 100 में से, तो लड़कियां 93.0 हैं, यानी कि ज्यादा लड़कियां प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की तरफ बढ़ी हैं लड़कों की तुलना में। फिर उच्च प्राथमिक से माध्यमिक की अगर हम बात करें तो 85.9% से 87.3%। यहाँ पे भी हम देखें तो वृद्धि, यानी कि यहाँ पर जो बालिकाएं हैं वह ज्यादा मात्रा में, ज्यादा प्रतिशत में आगे की कक्षाओं में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले रहे उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, यानी कि 9वीं 10वीं तक की स्थिति में। तो ये एक सकारात्मक रिजल्ट दिखाता है। अब उसके बाद जो हम बात करें ग्रॉस सकल नामांकन दर, GER। अब ये सकल नामांकन दर की बात करें कि जितने किसी जगह पे बच्चे हैं जो जिस क्लास में होने के लिए योग्य हैं, उनमें से कितनों ने एडमिशन लिया है, जब हम वो आंकड़े देखें तो जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उसमें हम देखें तो उच्च प्राथमिक में 2014-15 में 89.9% यह आंकड़े थे और 24-25 में 99.5 यह आंकड़े गए हैं, यानी कि 9.5% की वृद्धि हुई है और हम 99 क्रॉस कर रहे हैं। बड़ी अचीवमेंट है। माध्यमिक में देखें तो 72.1% GER था, जो कि 81.3% हो गया, यहाँ भी वृद्धि हुई है। और उच्च माध्यमिक में देखें तो 34.7 था और यह 51.9 है और 17% की वृद्धि हुई, यानी कि एसटी बच्चों में जो सकल नामांकन दर है वो बढ़ी है। ये उपलब्धि तो है, लेकिन अभी देखें तो ये 51.9 है। ये जो है उतनी नहीं है जितनी हमारे राष्ट्रीय औसत है। हमने राष्ट्रीय औसत इसी वीडियो में पहले बताया था। आप में से जिसको याद हो या जिसने देखा हो, पीछे करके देख के एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके लिए वर्क है, उसको आपको पता होना चाहिए कितना हमारे देश का GER कितना है, ठीक है, उच्च माध्यमिक का। चलिए, तो जो ये बढ़े हैं, जो हमें ये सुधार दिखाई दिए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है शेड्यूल ट्राइब में, कि हमने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चलाए, उसके अलावा विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं चली, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में इनके लिए विशेष प्रयास किया गया। ये महत्वपूर्ण पहले रही इनके लिए। फिर हम देखें शेड्यूल कास्ट में, यहाँ पे GER जो था 121.3%। अब ये 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? 100 से ज्यादा तब हो सकता है जो उम्र है, वो उम्र जो है सही नहीं है। उम्र ज्यादा या कम, तो गलत उम्र की वजह से GER ज्यादा दिखने लगता है, क्योंकि GER उम्र के हिसाब से निकलता है। तो 2024-25 में 92.7 हुआ, उच्च प्राथमिक में 98.9 से 96.1% हुआ और माध्यमिक जो है 81.9 से 82.0 हुआ। यानी कि यहाँ भी हम देखें तो एक अच्छे नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे ठीक नहीं है, यानी उतार चढ़ाव भी दिखता है। अब हम आते हैं CWSN, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अभी देखिए, जो राइट टू एजुकेशन है एक्ट है 2009 का, उसमें भी यह बात कही गई है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूलों में प्रयास होना चाहिए, और उससे जुड़ा हुआ 2016 का कानून भी है जो यह बात कहता है, जैसे कि शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए। रैंप मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे कि स्कूल में आने जाने एंट्री करने के लिए सीढ़ी है, तो उसके बगल में रैंप भी बना रहेगा जिससे व्हील चेयर का आना और जाना हो सके। तो इस प्रकार की बातों के लिए 2016 का कानून और 2009 का राइट टू एजुकेशन कानून, वहां पे भी बात देखने को मिलती है। तो इसमें सुधार किए भी गए हैं। 2018-19 की स्थिति में हम देखें तो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की कैटेगरी है, वहां पर अगर यहाँ पे 16.6% हमें आंकड़े दिखते हैं, वो सुधार हुआ है लगभग 2 गुना, 33.4% हम स्कूलों में ये अचीवमेंट हासिल कर पाए हैं। फिर उसके बाद रैंप सुविधा की बात करें तो अगर
59.77% था, तो वह भी बढ़ के 79.1% हुआ है। यानी कि हम अचीव कर रहे हैं, हमें और अचीव करना है। अब उसके बाद हम आते हैं शीर्ष राज्य जो इस मामले में रहे रैंक को लेकर के, तो वहां पे दिल्ली शीर्ष है 99.2, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है उड़ीसा फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे। और इसमें सबसे बड़ा सुधार रैंक बनाने में जिन्हें स्पेशल नीड वाले जो चाइल्ड थे, तो हम देखें तो सिक्किम सबसे बेहतर परफॉर्म है, 7.5% था वो, और 7.5% वहां पे स्कूलों में से 44.5% स्कूलों तक में अब वह तैयार किया जा चुका है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब उसके बाद हम देखें उड़ीसा में इतिहास बदला है। उड़ीसा के भी नंबर देखें तो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में जो संक्रमण दिखाई देता है वह भी 2014-15 में सिर्फ 2.5% था, बहुत कम था। लेकिन 2024-25 में 71.9 गया है। ये एक बड़ा सुधार है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उड़ीसा के लिए, महत्वपूर्ण प्रयास। इसका मतलब वहां राज्य स्तर पे भी किए गए हैं, केंद्र स्तर पे भी किए होंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, समवर्ती सूची का विषय इस पे मैं कह रहा हूँ राज्य और केंद्र दोनों ने किए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यमिक से 9वीं 10वीं से 11वीं 12वीं वाले जाने जो बच्चे थे, उन्होंने ज्यादा बच्चों ने आगे की कक्षाओं में एडमिशन लेना शुरू किया और अगले 10 सालों में ये खास वृद्धि हासिल की। फिर उसके बाद जो राज्य पीछे हो रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि आप भी देखें, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते रहते हैं, जिस साल भर में आप स्कूल में रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे, तो आप पढ़ाई करते रहते, तो महीने के टेस्ट में अच्छा दे रहे हैं, किसी महीने आपने पढ़ाई नहीं की, उस महीने के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वही यहाँ भी हो रहा है। 2014-15 से 2024-25 में चीजें खराब हुई हैं। हम देखें तो उच्च प्राथमिक ड्रॉप आउट जो है 2014-15 में, यानी कि 6वीं से 8वीं तक में 2.98 था, वो ड्रॉप आउट 9.3 चला गया। उच्च माध्यमिक में हम देखें तो ये जो है और ज्यादा हो गया, यानी कि 11वीं 12वीं के लिए 38.1%। फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षक रिक्तियां जो मैंने आपको बताया, तो वहां पर जो रिक्तियां ही है इतनी सारी प्राथमिक शिक्षा के लिए ही 2.08 है। फिर उसके बाद अन्य कई राज्य हैं जो जहां पर ड्रॉप आउट ज्यादा और देखने को मिला है, बिहार के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, यहाँ की स्थिति भी पीछे जा रही है। फिर उसके बाद समाधान पे बात करें, हमने समस्याओं की बात कर ली, कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करनी, लैंगिक समानता, SC/ST के संदर्भ में भी, लेकिन अब समाधान पे बात करें। हमने क्या कहा था, समस्या पिरामिड की है। पिरामिड की है मतलब कि प्राइमरी में ज्यादा स्कूल हैं और ऊपर की तरफ जब हम हायर सेकेंडरी की तरफ जाते हैं तो स्कूल कम हो जाते हैं। 7 लाख से लेके हम 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं स्कूल में। लेकिन इसको इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई, यानी कि कोई ऐसी स्कूल हो जहां 1 से लेके 12 तक सारी पढ़ाई हो, ऐसे स्कूलों की संख्या ज्यादा हो। यानी कि एक बार बच्चा एडमिशन ले ले स्कूल में पहली में, तो उसके बाद वो 12वीं करके निकले। सोल्यूशन ये है कि स्कूल ऐसे बनाए जाएं, बढ़ाए जाएं, जहां पे सारी कक्षाओं की सुविधा मिल सके। और ये चीजें ऐसे नहीं है, सरकार ने दुनिया को भी वादा किया है कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा 4 नंबर का, 2030 तक सभी को शिक्षा देने के संदर्भ में है। तो भी ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो प्रस्तावित है बेलनाकार है। अभी हमारा क्या है, पिरामिड है। बेलनाकार मतलब एक जैसी, यहाँ पे जितनी स्कूलें ऊपर भी उतनी स्कूलें हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी कि हमें ऊपर की तरफ के स्कूल ये जो है बढ़ाने पड़ेंगे। अब उसके बाद समाधान नंबर 1 हो गया ये। अब समाधान नंबर 2 की तरफ क्या है और क्या होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पूरी करना एक तरफ ये चलता, जैसे कि नया सेशन शुरू होता है, सिलेबस कवर कराना है, टीचर को कराते हैं, बच्चा सीखे सुनिश्चित करना होगा। आपको ये सब पता है, आप सब स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं। क्या ऐसा होता है कि आप में से स्कूल के क्लास के सारे बच्चे एक ही लेवल पे होते हैं? कोई आगे वाला चैप्टर समझ ही नहीं पा रहा है, कोई पिछले में उलझा हुआ है, कोई पहले में है और अभी टीचर 4थे-5th में पढ़ा रहा है, कोई उस क्लास के सब्जेक्ट नहीं समझ पाया, क्या उसके पीछे में नहीं समझ। ये सब स्थिति तो बनती है। यानी कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करना होगा। सिर्फ सिलेबस पूरा करने से काम नहीं चलेगा, कक्षा के हिसाब से पढ़ाना होगा, बच्चे के वास्तविक स्तर को समझना होगा। रट्टा नहीं मरवाना है कि रट के आ जाओ, रटा हुआ सब कुछ आ जाएगा, फिर वही रट्टू तोते वाली आपको कहानी पता है। बहेलिया आता है, जाल डालता है और दाने फेंकता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। और वो तोते हमेशा रट लेते हैं, वही बोलते रहते हैं, लेकिन वो बोलते तो जा रहे हैं, लेकिन वो जाते जाते वही जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि इस बात को उन्हें मतलब ही नहीं पता था। तो यही बात है
समझ होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, जिससे कि वो काम आ सके शिक्षा बच्चों के। ये अप्रोच लानी पड़ेगी हमारी शिक्षा व्यवस्था में। और ग्रेड 3 तक की स्थिति में हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि बोझ ना हो शिक्षा ज्यादा। फिर उसके बाद समाधान नंबर 3, शिक्षकों को मुक्त करने की बात कही गई है। किससे? जो उन्हें अतिरिक्त काम मिलता है, कौन सा? ड्यूटी वाला, बूथ लेवल ऑफिसर बना दिया, कहीं पे जनगणना करवा दी। तो ये जो मांग चलती है कि इनसे अलग किया जाए हैं, ये शिक्षक हैं, शिक्षा वाला काम करें। कैरियर मार्ग इनका भी बनना चाहिए। हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, किसी भी कंपनी में, एमएनसी में, कहीं भी देखते हैं कैसी कैसी पोस्ट होती है, पोस्ट लेवल 1 2 3 4, है ना? तो यहाँ भी वैसा होना चाहिए। सीनियर मैनेजर, मास्टर मैनेजर, मेंटर टीचर, उनकी परफॉर्मेंस या उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें आगे मौका दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रैक्टिकल वे पे होनी चाहिए। यानी बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वो एक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कौशल भी मिल रहा है। और इसके लिए वो कौशल कब मिलेगा? जब बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे, जब वो उतने कुशल होंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगी कि आपको ये सब कैसे करना है, तो वो शिक्षा उन्हें कैसे मिलेगी जब वो खुद ट्रेनिंग लेके, यानी उन्हें, हालांकि होती है, आपने कई सुना होगा, आपके जान पहचान कोई टीचर होंगे तो उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, जो सरकारी टीचर, हर जगह नहीं होती, लेकिन ये हर जगह सार्वभौमिक करना होगा इस देश में, और स्टैंडर्ड भी सेट करने होंगे। फिर उसके बाद समाधान 4, कक्षा 6 से एआई साक्षरता की बात कही गई। देखिए, आप में से कितने लोग होंगे जो एआई यूज कर रहे होंगे, कितने लोग होंगे जो एआई बहुत ज्यादा, कुछ लोग कुछ हद तक। लेकिन इसमें कोई दो राय तो नहीं है जिसमें आपको ये ना पता हो कि एआई का इस्तेमाल अब इस देश में कम होगा या जितना हो रहा है उतना ही होगा। आप सबको पता है कि आने वाले साल दर साल क्या हर दिन एआई का इस्तेमाल इस देश में बढ़ता जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि दिल्ली जैसे शहर में जो बच्चे, या बड़े शहर में, या किसी अच्छी फैमिली में जो बच्चे, अच्छी फैमिली का मतलब जो सक्षम फैमिली है, अच्छी नहीं बोलेंगे, सक्षम, आर्थिक रूप से सक्षम फैमिली है, वो अगर ज्यादा संसाधन है उनके पास, तो एआई का ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे होंगे। अब हम ग्रामीण स्तर की बात करें, जहाँ पे आर्थिक विषमताएं ज्यादा है, वहां पे क्या बच्चे एआई शिक्षा प्राप्त कर पा रहे होंगे? यानी कि एआई साक्षरता को सरकार को अब देखना होगा, वो अभी से सोच लेना होगा, तब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। फिर उसके बाद एआई शिक्षक की सहायता करेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं कि एआई के आने से शिक्षक का काम खत्म हो जाएगा। यह रिपोर्ट यह नहीं कहती, यह रिपोर्ट यह कहती है कि एआई से शिक्षक सहायता लेके बच्चों में समझ विकसित करने में, बच्चों को समझाने में, पढ़ाने में बहुत सारी मदद ले सकते हैं। तो शिक्षकों को भी एआई से लैस होना पड़ेगा और एक नैतिक ढांचा, इथिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी की तरह कि इस देश के शिक्षा व्यवस्था में हमें कैसे इन सब चीजों को इंटीग्रेट करना है। और आयु अनुकूल सुरक्षा भी यह सुनिश्चित करनी पड़ेगी स्कूल में बच्चों के लिए। जिस प्रकार से उनको सुरक्षा, आप देखें कोई घटनाएं हो जाती है ना कि अलग अलग प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं पास में, जैसे तालाब है या साफ सफाई की बात है या पानी की बात है, शौचालय की बात, बहुत सारी वो सब चीजें सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद समाधान नंबर 5, ड्रॉप आउट रोकने की स्तरीय रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे कि आमतौर पर ये होता है, यहाँ पे थोड़ी मोटिवेशन और पुश देने की बात है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली, 3 दिन तक कोई बच्चा नहीं आया तो घर पर विजिट की जाए, काउंसलिंग की जाए। ऐसा होता भी, आपने सुना भी होगा, आप भी कभी स्कूल या आपके जान पहचान में कोई स्कूल नहीं गया होगा तो टीचर घर आ गए होंगे। मेरे साथ भी हुआ है कि मैं बीच में कुछ दिन नहीं गया, हालांकि तबीयत ही खराब थी, टीचर घर आ गए। तो ये फॉलो अप लेते रहते हैं। तो अभी वो सार्वभौमिक, मैंने वही बात की, यूनिवर्सल नहीं हुआ, हमें वो देखना होगा, एक बेंचमार्क बनाना होगा, स्टैंडर्ड पैमाने बनाने होंगे। 3 दिन तक जैसे नहीं गया, घर पे विजिट कर ली, तो ये चीजें जो है उन्हें कंट्रोल कर पाएंगी। पुनः प्रवेश का मार्ग, जैसे किसी का स्कूल छूट गया है, दोबारा से स्कूल में एडमिशन उसका कराना है, दोबारा से उसे शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है, तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स होना चाहिए। यानी कि जो अब जिस एज लेवल पे हैं, उस एज लेवल के साथ उन्हें जहां एडमिशन लेना है और जो गैप आ रहा है, उस गैप को पूरा करने वाला कोर्स हो जो उन्हें पर्याप्त शिक्षा दे सके, कुछ ऐसा भी होना चाहिए। फिर इसके अलावा प्रवासी बच्चे भी होते हैं, जैसे माँ बाप प्रवासी हैं, मजदूर हैं, एक शहर से दूसरे जगह जा रहे हैं काम करने के लिए, उनके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था हो जिनसे उनकी पढ़ाई न छूटे, इसके लिए भी सॉल्यूशन देखना पड़ेगा।
सीमा, अब देखिए कई स्तरों पर इस पूरे विजन में, हम इस पूरे जो हम चाहते हैं कुल मिला के परिवर्तन, उसके लिए समय सीमा एक अल्पकालिक हो 1 से 2 साल की, एक मध्यमकालिक हो 3 से 5, दीर्घकालिक हो 5 से 10 और अंतिम जो लक्ष्य रहेगा वह 2047 की रहेगा। इस बेस पे यह पूरी व्यवस्था काम करेगी। फिर उसके बाद नीति आयोग ने देखिए कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में 33 सिफारिशें दी थी। 33 में जो प्रमुख बातें हैं वो हमने कुछ सिफारिशों के बारे में पहले ही बात दरअसल कर ली है। अब इसको हम जरा पॉइंट फॉर्म में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, आइडिया लग जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बस अब खत्म होने वाला है। जैसे कि विषय की बात करें, विद्यालय संरचना सुधार, कंपोजिट स्कूल्स, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण। फिर अब यहाँ पे ये सिस्टमिक सुधार हो सकते हैं, प्रणालीगत जो हम व्यवस्था हमारी है उसमें हम कर सकते हैं। तो विद्यालय की जो संरचना है, जैसे हमने क्या कहा, जिन बच्चों की जैसी आवश्यकता है, जो हिसाब से हो, जो कमियां हैं, खंडार है, अवसंरचना है, वो सब ठीक हो। फिर उसके अलावा जो शासन व्यवस्था है वहाँ की, स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर को संभालने की, वो बेहतर हो। होल ऑफ सोसाइटी का जो समाज का दृष्टिकोण है वो बेहतर हो। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां बने, शिक्षक सुधार हो, यानी कि जैसे हमने कहा हमको ट्रेनिंग हो। डिजिटल एग्जाम, यानी कि हम अब डिजिटल शिक्षा को और सुनिश्चित कर पाए, उसकी लर्निंग हो पाए, एआई भी उसमें साथ आ पाए, समानता और समावेशन ये सुनिश्चित करें। फिर उसके बाद शैक्षणिक सिफारिशों की बात करें तो शिक्षण पद्धति जो हम चाहते हैं कि वो चेंज हो। फिर समग्र शिक्षा सुनिश्चित हो सके। व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षा सिर्फ ऐसी ना हो कि बस डिग्री के लिए हो, वह काम भी आ सके, वह आपके लिए कौशल वर्धन में सहायक हो। और उसके बाद ECCE सुदृढ़ीकरण, इसका मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सुधर सके। यानी 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी जो प्राइमरी के पूर्व के बच्चे होते हैं, उनका केयर और उनके साथ साथ उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था हो वो भी हम बेहतर कर सके तो और अच्छा है शुरुआती लेवल पे। और उसके फिर बाद हो जाएगा AI एकीकरण, जो हम चाहते हैं AI इंटीग्रेशन इस देश की शिक्षा व्यवस्था में हो, वो भी 6वीं से शुरू हो जाए। हो सकता है भविष्य में 6वीं के पहले ही पहुंच जाए, पर अभी के लिए लक्ष्य तो 6वीं है। ठीक है, अब इन सारी बातों में जो प्रमुख कुछ आंकड़े थे, उन आंकड़ों को हम एक नजर में शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे सिफारिश रिपोर्ट कब आई, 6 मई 26 को। सिफारिशें 33 है। कुल स्कूल 14.71 लाख, कुल छात्र 14.69 करोड़, छात्र छात्राएं दोनों उसमें आ जाएगा। कुल शिक्षक 1.01 करोड़, माध्यमिक 11.5%, ड्रॉप आउट की हम बात कर रहे हैं। फिर उच्च माध्यमिक में GER सकल नामांकन दर 58.4, ये राष्ट्रीय स्तर पर है, वही जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना। फिर सिंगल टीचर स्कूल, ऐसे स्कूल जहां पे सिंगल टीचर है 1.04 लाख। फिर उसके बाद जहां पे एक भी स्टूडेंट नहीं है जिन स्कूलों में 7,993। फिर ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक की जो निरंतरता है वह 5.4% की दिखाई देती है। ड्रॉप आउट नंबर 1 में जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल है, 20% का ड्रॉप आउट है। इस देश का तो 11% के कुछ आसपास था जो हमने देखा था। ठीक है, 11.5%। और ये तो माध्यमिक का है, उच्च माध्यमिक का भी अलग। हाँ, माध्यमिक का 11.5। फिर उसके बाद सबसे कम जो है वो चंडीगढ़ में 2% का है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उच्च माध्यमिक सकल नामांकन दर है वो 51.9% है। तो आप देखिए वही ये 58.4 है, 51.9। हम यहाँ पे सुधार तो बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी हम राष्ट्रीय औसत से भी पीछे हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावित जो एक अभियान की बात कही गई है, सुशिक्षित भारत, इन सब सुधारों को संबंधित कुछ सिफारिशों को लागू करने संबंधित या बेहतरी से संबंधित एक खास प्रकार की अभियान की भी चर्चा है इसमें, सुशिक्षित भारत की। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो मैंने दी, इस रिपोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बेहद ही जरूरी था, जो आपकी समझ को मजबूत करेगा कि इस पूरी रिपोर्ट से हम जान सके कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सकल नामांकन दर क्या होता है, संक्रमण दर क्या होता है, ड्रॉप आउट क्या होता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखे वो देखे, कैसे रिपोर्ट बनी, तो आपको आइडिया लग गया है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी सिस्टमैटिक तैयारी हो यूपीएससी की, जिसमें कि आपका पूरा GS यूपीएससी का तैयार हो सके, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो आपके लिए खास कोर्स आया है। उस कोर्स का नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अब देखिए, लाइव ऑनलाइन कोर्स का फायदा ये है
कि आपको दरअसल कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी शहर में, अगर आप बड़े शहर दिल्ली या महानगर में नहीं आ सकते जहाँ दृष्टि IAS है, आपने शहर से ही अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं बेहतरीन शिक्षकों के साथ में। और प्रीलिम्स और मेंस की चूंकि पूरी तैयारी होगी, तो न सिर्फ प्रीलिम्स मेंस की पूरी तैयारी होगी, ये पूरा कोर्स आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में मिलेगा, जिसमें पूरा सिलेबस 14 महीनों में कवर किया जाएगा। और 18 महीने तक आप जितनी बार क्लास को चाहें उतनी बार देखें। और नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको पूरे प्रिंटेड मिलेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि कलर्ड होंगे, कलर्ड आपके घर पहुंचाए जाएंगे। और उसके अलावा टेस्ट आपको मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का, और एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए कल को आप एडमिशन लेते हैं ऑफलाइन सेंटर में दृष्टि के किसी फाउंडेशन कोर्स में। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो इस कोर्स के लिए अभी आपने जितनी फी पे की है उतनी फीस आपकी वहां पे माइनस हो जाएगी, यानी कि भविष्य में एक तरह से कोर्स आपके लिए मुफ्त की तरह हो जाएगा। तो इस कोर्स की जो फीस है वह है 34,999 रुपए। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं इस कोर्स का कम फीस में, तो मैक्सिमम डिस्काउंट सुनिश्चित करने के लिए बाय नाउ में जाके केवल KEVAL कूपन कोड अप्लाई करना है। बाय नाउ में कैसे जाएंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे बाय नाउ के ऑप्शन में जाके कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप से अप्लाई कर दीजिए। अब आपसे एक दो सवाल हैं। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? कोठारी आयोग का संबंध किस शिक्षा से है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या सभी से? फिर उसके बाद एक सवाल ये भी है कि हमारे देश में अभी जो माध्यमिक में ड्रॉप आउट दर है वो कितनी है, और उसके साथ ही सकल नामांकन दर वो कितनी है जो उच्च माध्यमिक के स्तर पे। तो आप कुछ आंकड़े हैं वो सब मुझे जो मैंने पूछे हैं एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, और बहुत सारी चीजें आने वाली है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मंथन से थोड़ा जहर निकलेगा, थोड़ा अमृत निकलेगा। एग्जैक्टली धर्म क्या है? हरारी साहब के हिसाब से धर्म में कहानी है। बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर वो अपशगुन है, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कौन सी बिल्ली? काली या सफेद? कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं तक ठीक है, दावा नहीं करना है कि नहीं। न्यूटन के आर्गुमेंट ने बाइबल को गलत साबित किया, भगवान को नहीं। क्या जो विज्ञान है उसने ये साबित कर दिया है कि भूतों का अस्तित्व नहीं है? क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं सर कि वो कहते हैं कि हमसे उसने बीड़ी मांग ली थी। बीड़ी मांग ली भूत ने। हाँ सर। तो गाँव का भूत हो और गरीब वर्ग का भूत रहा होगा। जो बाबा है क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अंधविश्वास को रोकें? अमेरिका में जिस दिन 13 तारीख को फ्राइडे पड़ जाता है ना, पूरा अमेरिका मरणासन हो जाता है। उनके सामने शीशा टूट जाए